हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में जो है हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट किया। आज की क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले का जो नाम है दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और दूसरे का जो नाम है वो है हमारे पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक बार आप ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो पहला जो हमारा टाइप ऑफ इवेंट्स है दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब दो और दो से ज़्यादा, दो तीन या चार इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाए जाएंगे, दे आर कॉल्ड टू बी एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। जब दो या दो से ज़्यादा इवेंट एक साथ ना हो सकें, कभी भी नहीं हो सकते किसी भी सर्कमस्टांसिस में। दो इवेंट या दो से ज़्यादा इवेंट अगर एक साथ नहीं हो सकते, कोई भी दो इवेंट जो एक साथ में नहीं हो सकते, उनको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, लेट्स से कि अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया और मैं कहता हूँ एक इवेंट ए ले लेते हैं जहाँ पे हम ओड नंबर का आना मान लेते हैं, एक इवेंट बी ले लेते हैं जहाँ पे हम इवन नंबर का आना मान लेते हैं। तो ये बताओ दोस्तों, क्या कभी ए और बी दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ए की अपनी कोई प्रोबेबिलिटी है, बी की अपनी कोई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने डाइस थ्रो की और ओड नंबर भी आ जाए और इवन नंबर भी आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप के इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका आप एक और सरल सा मीनिंग देख सकते हैं, ईजी सा, जिसका मतलब है इट इज़ वन और द अदर, या तो तुम या मैं, या मैं या तुम। ठीक है, दोनों में से कोई एक। चलिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, टॉसिंग टू कोइंस, एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स। ठीक है, अगर हम इनका सैंपल स्पेस बनाएं तो देखो, सैंपल स्पेस में हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा। अगर हम ए इवेंट का बनाएं सेट फेवरेबल सेट में, तो उसमें एटलीस्ट वन हेड का मतलब है या तो एक हेड या एक से ज़्यादा हेड। तो इसमें हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ये तीन आउटकम्स आ जाएंगे। और बी इवेंट लिया है हमने, नो हेड अपीयर्स, और उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही आउटकम आएंगे। अब आप ये देखिए, इन दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये दोनों इवेंट कभी भी एक साथ नहीं होंगे। मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? फाई। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं कि जब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आए? फाई आए। तो ऐसे सेट्स को या ऐसे इवेंट्स को आप क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। उनमें दोनों में कोई भी ऐसा पॉसिबल आउटकम नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टॉसिंग अ डाइस। तो इसका जो फेवरेबल आउटकम आएगा, जो सैंपल स्पेस आएगा, वो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। अगर ए के फेवर में हम देखें तो ए के फेवर में हमारे पास ओड नंबर का इवेंट हमने लिया है, तो 1 3 और 5 आएगा। ठीक है, और अगर 2 का हम देखें सेट जो है, इवेंट बी का जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2 4 और 6। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ए और बी दोनों इवेंट आपस में क्या कहलाए जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाए जाएंगे। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं जहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। टॉसिंग अ डाइस हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमें पता है इसका सैम्पल स्पेस 1 2 3 और 6, ये 6 आउटकम्स इसमें आ जाएंगे। ए इवेंट हमने लिया है गेटिंग एन ओड नंबर, तो इसमें हमारे पास 1 3 और 5 आ जाएगा। और बी इवेंट हमने लिया है गेटिंग अ प्राइम नंबर, दैट इज़ 2 3 और 5। ठीक है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से आप अब जो है
वेन डायग्राम आपने पढ़ लिए थे सेट चैप्टर में, तो हम वेन डायग्राम से भी कह सकते हैं कि ये जो पहला डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा जो पहला डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को। जब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन ज़ीरो रहेगा। भाई अब ये बताओ, जब इंटरसेक्शन ही ज़ीरो है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी बननी चाहिए, तो फाई की प्रोबेबिलिटी तो कितनी होती है, ज़ीरो। जिस सेट में इंटरसेक्शन वाले सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, वहाँ पे इंटरसेक्शन बन ही नहीं रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे याद रख सकते हैं आप ये बातें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में कितनी होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन रीजन है, ये वाला, तो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है, उसमें कुछ ना कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, जो कि इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लियर होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है 2 डाइस को थ्रो करने का, और 2 डाइस को थ्रो करने का हमें पता है उसमें 36 आउटकम्स आते हैं। वो 36 आउटकम्स मैंने यहाँ पे डाइस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। जैसे पहला आउटकम हमारा कौन सा है, 1 1, अगला आउटकम कौन सा है, 1 2, अगला आउटकम कौन सा है, 1 3, और इसी तरीके से लास्ट आउटकम हमारा कौन सा है, 6,6। ये 36 हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। अब इवेंट ए इसने लिया है एटलीस्ट 1 5, दोनों में से, दोनों आउटकम में से या दोनों डाइसिस में से कम एक पे जो है 5 है। तो इवेंट ए को मैं ब्लू कलर से शेड करने वाला हूँ, ठीक है। इवेंट ए को मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ। एटलीस्ट 1 5, तो हमारा 5 इसमें आ गया, तो इसको जो है हम ऐसे शेड कर लेते हैं। ये वाला आउटकम हमारा हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, दिस वन, ठीक है। इसको एक आउटकम ये, एक आउटकम ये, एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा लास्ट आउटकम ये हो गया, और एक ये भी हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं तो ए के फेवर में हमारे पास 11 आउटकम्स हैं, ठीक है। तो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 11/36 हो जाएगी, ठीक है। ए की हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 11/36। अभी जो है मैं बी को शेड करने वाला हूँ, ठीक है। बी हमारा जो इवेंट कहता है सम इज़ लेस देन 4। सम लेस देन 4 का मतलब क्या है, 1 1, 1 2, 1 3, ठीक है। 1 3 को नहीं लेते हैं, ठीक है, 1 3 को नहीं लेते हैं क्योंकि लेस देन 4 है। तो हम 2 1 को ले लेते हैं, 2 2 को भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो लेस देन 4 में सिर्फ यही 3 आउटकम आएंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जो फेवर में हमारे आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 3/36 यानी कि 1/12 होने वाली है, ठीक है। ये क्लियर है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है, कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कितना बन जाता है, हमारा 5 बन जाता है। और इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो यानी कि हम इन दोनों इवेंट्स को, एटलीस्ट 1 5 को और सम लेस देन 4 को, आपस में हम ये कह सकते हैं ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। क्लियर है आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट जो हमारा है वो क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स दोस्तों इस टाइप से समझिएगा कि आपका सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस क्या होता था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक सेट में डाल दीजिए, वो आपका सैम्पल स्पेस हो गया। अब कोई 2 इवेंट अगर ऐसे हैं जो आपस में मिलके, यानी कि उन दोनों का यूनियन, आपस में मिलके उन दोनों का यूनियन किसके इक्वल आ जाए, सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर ए और बी को मिला दिया जाए और वो बन गया हमारा सैम्पल स्पेस के इक्वल,
तो ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है, उन इवेंट्स को बोल सकते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो इंग्लिश में एग्जॉस्टिव का वर्ड मतलब होता है पूरा यूज़ कर लेना। जैसे हम ये, अगर मान लो एक छोटा सा रूम है और उसमें 10 लोगों की कैपेसिटी है सिर्फ उस रूम में, और 10 के 10 लोग हमने कोई ना कोई वहाँ पे बिठा दिए हैं, तो हम ये बोलेंगे द रूम हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, द एयर या स्पेस इन द रूम हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। या फिर कई बार ऐसा हम बोलते हैं कि पूरा दिन हम बहुत काम करके अपनी जॉब पे या स्कूल में या कॉलेज में आने के बाद हम ये बोल देते हैं आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, माई एनर्जी हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने पूरा का पूरा अपनी एनर्जी को यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो उस एग्जॉस्टिव का मतलब भी यहाँ पे सेम है कि ऐसे 2-3 सेट, 2 सेट या 3 सेट जिन्होंने सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स यूज़ कर लिए हैं, अगर उनको मिला दिया, ए और बी का यूनियन हमने ले लिया, तो पूरा का पूरा किसको एग्जॉस्ट कर देंगे? सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर देंगे, मतलब पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को यूज़ कर लेंगे वो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। डेफिनेशन कहती है कि वन ऑफ देम कंपल्सरीली अकर्स वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। भाई देखो, अगर कोई 2 इवेंट का सैंपल स्पेस, 2 इवेंट का यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस बन रहा है, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं उन दोनों में से एक तो पक्का होगा ही होगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल श्योरली अकर। इसलिए भाई देखो, ये बात इस तरीके से समझो, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस नहीं होनी चाहिए? और सैंपल स्पेस में तो सारे आउटकम आते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1 हुई। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1। और सेट चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं, यूनियन का मतलब क्या है? और, या फिर यूनियन का मतलब क्या है? एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। यानी कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, तो 1 प्रोबेबिलिटी क्या होती है? श्योर इवेंट की। 100% जब काम होने के चांसेस रहते हैं तभी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए और बी अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। यानी कि दोनों में से कोई एक तो पक्का होगा, कोई एक दोनों में से। ठीक है, एटलीस्ट 1 तो पक्का होगा, या तो ए होगा या बी होगा, या दोनों के दोनों हो जाएंगे। ए यूनियन बी का मतलब ये है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? दूसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, व्हेन 2 और मोर इवेंट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द एंटायर सैंपल स्पेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा? सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, अगर हमारे इवेंट्स कैसे हैं? अगर हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं तो। अब थोड़ा वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ये यहाँ पे कौन सा लेते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम। तो जो भी पॉसिबल आउटकम होंगे हमारे एक्सपेरिमेंट के, वो सभी इसी के अंदर लिखे जाएंगे। अब आम तौर पे हम अपने इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सर्कल्स बनाते हैं। जनरली हम अपने इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सर्कल्स बनाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता है कि दोनों इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यानी कि कोई भी इवेंट आएंगे तो वो इन दोनों के अंदर ही आएंगे सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस का कोई भी पॉइंट यहाँ नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ कोई भी इवेंट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं होने वाला है, तो इस वजह से हम अपने जो इवेंट्स हैं वो इस तरीके से ले लेते हैं कि ऐसे पार्टीशन कर देते हैं। ये हमारा ए हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और दूसरा सेट जो है वो हम ऐसे बना लेते हैं कि ये हमारा बी हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट जो सेट है वो हम इतना ले लेते हैं, दिस इज आवर ए। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमारा ए हो गया। और दूसरा सेट जो है वो थोड़ा सा ओवरलैप भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या पता उन दोनों में कुछ कॉमन हो।
तो उस दूसरे सेट को हम ऐसे बना लेते हैं। ये देखो सर्कल के बजाय ऐसे पूरा का पूरा रीजन हम लेंगे अगर एग्जॉस्टिव है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें खाली वाले स्पेस में यहाँ पे तो कुछ आना ही नहीं है, ठीक है, खाली स्पेस में कुछ भी नहीं आना है, जो कुछ भी आएगा वो सब किसके अंदर आएगा, ए और बी के अंदर ही आएगा। तो फिर हम ऐसे सर्कल वाला डायग्राम के बजाय, इस वाले डायग्राम के बजाय हम कौन सा डायग्राम बना लेते हैं, या तो इस टाइप का, अगर बी सेट बड़ा है तो उसको ऐसे बी सेट को बड़े को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए सेट को हम छोटा सा सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों इक्वल इक्वल हैं तो उनको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बहुत बड़ा सेट है और बी छोटा सा सेट है, ऐसे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सर्कल में वो जो बाहर का स्पेस है वो हम रखेंगे ही नहीं, सर्कल के जो बाहर का स्पेस था वो हम रखेंगे ही नहीं, हम पूरे रेक्टेंगल को एक पार्टीशन की तरह डिवाइड कर देंगे। उस पार्टीशन में या तो ए होगा या बी होगा, खाली वाला स्पेस नहीं होगा एग्जॉस्टिव के केस में, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसमें हम देखेंगे क्या वो एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं या नहीं होते हैं और किस टाइप से एग्जॉस्टिव इवेंट बनते हैं वो। पहला हमने ले लिया इवेंट ए जो है दैट इज़ एटलीस्ट 1/6, तो अब मैं एटलीस्ट 1/6 जो है उसको शेड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये एक उसमें फेवरेबल आएगा, एक फेवरेबल ये आएगा, एक फेवरेबल ये आएगा, ये भी होगा उसमें, ये भी होगा उसमें, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। ऑल दीज विल बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इवेंट। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इवेंट के फेवर में हमारे पास 11 फेवरेबल आउटकम हैं और टोटल आउटकम हमारे पास 36 हैं, तो हमारे फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 11/36। अब जो है सेकंड इवेंट की अगर हम देखें, बात करें, सेकंड इवेंट कहता है सम लेस देन 11, तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं जिनका सम क्या हो, 11 से कम हो। वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा, दिस वन। मैं फटाफट सभी को शेड कर देता हूँ कौन कौन से होंगे, आप भी देखते रहिए कि इसमें 11 से कम सम वाले कौन से पॉसिबल आउटकम होंगे। अब देखिए 11 से कम सम में ये भी इंक्लूड होगा हमारे पास, ये भी इंक्लूड होगा हमारे पास, ये भी आएगा, ठीक है, ये भी आएगा, इधर से ये भी इंक्लूड होगा, इधर से ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंक्लूड हो जाएंगे और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि बी के फेवर में, बी इवेंट के फेवर में हमारे पास जो है 33 आउटकम हैं और टोटल कितने हैं 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 11/12 हो जाती है हमारे पास, ठीक है, या फिर 33/36 भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक बात देखिए कि हमारा ये सैम्पल स्पेस जो है, हमारा ये जो सैम्पल स्पेस है जिसमें 36 आउटकम्स थे, क्या आप ये देख पा रहे हैं ए और बी इवेंट ने दोनों ने मिला के पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस कवर कर लिया है। आप इस डायग्राम में देखिए, पूरे डायग्राम में कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ना तो ए में है ना बी में है। उस खाली वाला जो स्पेस होता था दोनों सर्कल से बाहर, उन वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। अब सारे के सारे पूरे सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट हैं वो या तो ए में कवर हो गए हैं या बी में कवर हो गए हैं। इनफैक्ट कुछ एलिमेंट्स आपको इस तरीके के भी दिखाई दिए हैं जो दोनों जगह कवर हो गए हैं, जैसे हमारे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे दोनों जगह कवर हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी है, ठीक है, लेकिन इतना श्योर है कि ए या बी ने दोनों ने मिलके पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस कवर कर लिया है। तो ये हमारे जो इवेंट्स हैं ये हमारे कौन से हैं, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है हमारा, वो हमारा सैम्पल स्पेस के इक्वल आ गया है और उसकी प्रोबेबिलिटी अब कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरीके से मैंने इसका डायग्राम बनाया था कि सैम्पल स्पेस को अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ एक पार्टीशन की तरह डिवाइड कर दो। कुछ रीजन ए में ले लो, कुछ रीजन बी में ले लो। ओवरलैपिंग भी कर सकते हो अगर दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स कॉमन थे तो हमने इसका डायग्राम भी इस तरीके से बना सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग होने वाली है,
ठीक है। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो है दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि ए और बी में आपस में कुछ ओवरलैपिंग हो, ठीक है, कि भाई हमारा जो डायग्राम है वो हो सकता है इस तरीके का हो कि ये तो हो गया हमारा ए, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया ए। और हो सकता है कि हमारा बी और ए में कुछ ओवरलैपिंग हो। ये येलो वाला हमने कौन सा ले लिया, बी ले लिया हमने। तो हो सकता है उन दोनों में कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, बी है, और ये बीच वाला रीजन दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। उसका एग्जाम्पल कैसे है, जैसे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो इसका सैम्पल स्पेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैं फटाफट लिख देता हूँ, जैसे कि एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, फिर है हमारे पास टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और लास्ट टी टी टी। ये तो हो गया हमारे पास सैम्पल स्पेस। ए के फेवर में कौन कौन आने वाला है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, तो हम कम से कम एक ले लेते हैं। अब 2 हेड ले लेते हैं, ठीक है, और तीनों भी हेड ले लेते हैं, क्योंकि हमें कम से कम एक हेड रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं वो सब रख लेंगे। और हम यहाँ पे जो है एटलीस्ट वन टेल में क्या रखना है, हमें कम से कम एक टेल रखना है, तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ए और बी इवेंट ने दोनों ने मिलके अगर आप इसका यूनियन कर दोगे तो आपको सैम्पल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। और आप ये भी देखिए इनमें कुछ ओवरलैपिंग भी है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे आउटकम्स, ये जो आउटकम्स हैं और ये वाले जो आउटकम्स हैं ये दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव जो इवेंट्स हो सकते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग है। और अब मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूँ जहाँ पे हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट कैसे हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो। ए इवेंट हमारा इतना है, ठीक है, और बी इवेंट हमारा उससे टोटली अलग है, ठीक है। एग्जॉस्टिव ये भी है क्योंकि दोनों मिलके अभी भी क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस बना रहे हैं। दोनों ही जगह है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल बन रहा है, पूरे के पूरे रेक्टेंगल के को कवर कर रहा है, यानी कि सैम्पल स्पेस के इक्वल बन रहा है। एग्जॉस्टिव हमारा ये भी है और एग्जॉस्टिव ये भी है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें ओवरलैपिंग होगी और कुछ एग्जॉस्टिव ऐसे हो सकते हैं कि वो डिसजॉइंट भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ये 3 कॉइन्स टॉस्ड, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन, टेल ऑन फर्स्ट टॉस, ठीक है। तो आप इनको देखिए कि ये और ये जो है दोनों मिलके ए यूनियन बी जो है वो सैम्पल स्पेस भी बना देंगे और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई भी बन रहा होगा, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है एक बार इस एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में एक सैम्पल स्पेस लिया है, किसका, हमने सैम्पल स्पेस लिया है हमारे 36 आउटकम्स का जो 2 डाइसिस को थ्रो करने पे मिलते हैं। अब ए इवेंट जो है हमने ले लिया किसका, सम इज़ इवन। तो इवन सम वाले कौन कौन से इवन सम हो सकता है, 2 सम हो सकता है, 4 सम हो सकता है, 4 सम हमें यहाँ से मिलेगा, 6 सम हो सकता है जो कि हमें यहाँ से मिलने वाला है, 8 सम हो सकता है जो कि हमें यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है, और 10 सम हो सकता है, या फिर फाइनली 12 सम हो सकता है। इसी तरीके से बी इवेंट हमने ले लिया, सम इज़ ओड, और 3 सम हो सकता है, 5 सम हो सकता है, या 7 सम हो सकता है, ठीक है, या 9 सम हो सकता है, या 11 सम हो सकता है, ठीक है। और इसके भी जो आउटकम बनेंगे वो 18 और प्रोबेबिलिटी 18/36 बनेगी, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखिए
कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो दोनों में हो, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो फाई है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। दूसरा आप ये देख सकते हैं ए और बी ने मिलके पूरे सैम्पल स्पेस को कवर कर लिया है और इस वजह से ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो ए और बी इवेंट है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते थे, जिनमें आपस में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं हो। और आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। साथ में यही दोनों इवेंट जो हैं म्यूचुअली एक्सॉस्टिव भी हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों इवेंट्स ने मिलके पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस कवर कर लिया है। इन दोनों का जो यूनियन है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे ए और बी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सॉस्टिव भी हैं, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। और इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा अब जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है, व्हाट इफ ए बी सी आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट। आपके पास 2 या 3 या 4 इवेंट हैं और क्या होगा अगर वो 2 या वो तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सॉस्टिव भी हैं। उस केस में पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। मान लेते हैं कि वो जो हमारे तीनों इवेंट हैं वो क्या हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको बोथ को यहाँ पे कट कर दीजिए, तीनों ही, ऑल थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट्स। तो ये देख लेते हैं हम। देखो भाई, जब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इसका इंटरसेक्शन ए और बी का, बी और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, या तीनों का इंटरसेक्शन, कोई भी 2 का इंटरसेक्शन या तीनों का या सब का इंटरसेक्शन आपस में क्या होगा, 5 होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का इंटरसेक्शन हो, तब उन सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। ये तो हुई एक्सक्लूसिव की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि यही तीनों इवेंट आपस में क्या हैं, यही तीनों इवेंट हमारे आपस में म्यूचुअली एक्सॉस्टिव भी हैं। तो वहाँ से सिंपल सा हमें केस देखने को मिलता है क्या, कि तीनों के यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल हो जाएगा और तीनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से एक कंक्लूजन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम कि अगर कोई इवेंट हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव भी है, तो वहाँ पे क्या होगा। देखो, इस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी 1 होने वाली है। और अगर आपको सेट वाली क्लास याद है तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगर ऊपर वाली इक्वेशन से ये वाला हम लिख सकते हैं। अब हमने साथ में ये बात भी डिस्कस की है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, तो इसकी वजह से ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी, सभी की सभी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होने वाली हैं, 0 के इक्वल होने वाली हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन में जो बात बचती है वो सिर्फ इतनी बचती है, a प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जब कोई 3 इवेंट या 2 इवेंट या 4 इवेंट कभी भी वो सारे एक्सक्लूसिव भी हैं और एक्सॉस्टिव भी हैं, तो उन सभी का सम, उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर कल को मैं ये बोल दूं आपको कि ऐसा है क्या
कि अगर ए बी सी और डी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये 4 इवेंट के लिए आपका एनडीए प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है कि वो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उनकी चारों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड टिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स देन व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि भाई एक कॉइन है और उसको हम जब तक टॉस करते रहेंगे जब तक उसमें पहली बार हेड ना आ जाए, जब तक उसमें हेड ना आ जाए तब तक हम उसको टॉस करते रहेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉस फिक्स नहीं है कि उसको एक बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, 4 बार टॉस किया या 5 बार या कितनी बार, ये फिक्स नहीं है। ये फिक्स है कि हेड आने पे हम रुक जाएंगे, हेड आने पे हम रुक जाएंगे। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि भाई हमारे कॉइन पे लेट से हम बहुत अच्छी किस्मत हमारी और पहली बार में ही हेड आ गया तो हम रुक जाएंगे और आगे टॉस ही नहीं करेंगे। तो हमारा एक कॉइन को एक बार टॉस किया और उस पर हेड आ गया, तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम बना वो क्या बना, हेड बना। लेकिन क्या होगा कि टेल आ गया, टेल आ गया तो कॉइन को एक बार और टॉस करेंगे। अगर इस बार किस्मत अच्छी हुई तो हेड आ जाएगा, लेकिन इस बार भी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो फिर टेल आ जाएगा, ठीक है। अगर टेल आ गया तो फिर से हम टॉस करेंगे और हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है हेड आ जाए। अगर नेक्स्ट टाइम भी हेड नहीं आया, टेल आया, तो हम एक बार और टॉस करेंगे और हो सकता है इस बार हेड आ जाए। और इस बार भी हेड नहीं आया तो टेल 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 आ जाएगा और हो सकता है 5th टाइम जो है हेड आ जाए। और इसी तरीके से जो है सैंपल स्पेस बनता रहेगा एंडलेस। इस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो हमारे इनफाइनाइट होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन बनता है वो 4th ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3 dice having digit 1 2 3 4 5 6 on their faces are marked 1 2 and 3 and rolled। 3 डाइस हैं, लेट्स से ये हमारी फर्स्ट डाइस है, इसका नाम हमने 1 दिया हुआ है। ये हमारी सेकंड डाइस है, इसका नाम हमने 2 दिया हुआ है। और ये डाइस हमारी थर्ड है और इसका डाइस हमने 3 नाम दिया हुआ है। लेट एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द नंबर ऑन डाई 1 डाई 2 डाई 3 रिस्पेक्टिवली। भाई इसने ये कहा कि 1 पे जो नंबर आया वो x है, 2 पे जो नंबर आया उसको मान लो y और 3 पे जो नंबर आया उसको मान लो z, ठीक है। अब फाइनल स्टेटमेंट क्वेश्चन ये कहती है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। यानी कि ये कहता है 3 डाइस को थ्रो किया और ऐसे फर्स्ट डाइस पे जो वैल्यू आई उसको x मान लो, सेकंड डाइस पे जो वैल्यू आई उसको y मान लो और थर्ड डाइस पे जो वैल्यू आई उसको z मान लो। अब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऐसे हैं जहाँ पे पहले वाले डाइस की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दूसरे वाले डाइस की वैल्यू एंड दैट इज़ ग्रेटर देन तीसरे वाले डाइस की वैल्यू, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन z। देखो अगर ये सब कंडीशन नहीं लगाई होती तो 3 डाइस को थ्रो करने पे टोटल आउटकम्स कितने बनने वाले थे, 216। लेकिन वो 216 नहीं बताने हमें तो सिर्फ ये बताने हैं कि उन 216 में से ऐसे कितने हैं जहाँ पे पहले वाला नंबर बड़ा है दूसरे वाले से, दूसरे वाला बड़ा है तीसरे वाले से। समझ रहे? तो चलिए हम इनको काउंट करते हैं। मान लेते हैं कि पहले वाले पे हमारे पास 6 आ गया, दूसरे वाले पे क्या हो सकते हैं, 5 हो सकता है और तीसरे वाले पे क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो एक आउटकम तो ये हो गया। एक ये भी हो सकता है पहले पे 6 हो, दूसरे पे 5 हो और तीसरे पे 3 हो। अभी भी क्या है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। या फिर हो सकता है 2 आए या फिर हो सकता है 1 आए। तो यहाँ से हमें कितने आउटकम मिल गए,
4 पॉसिबल आउटकम मिले। कौन कौन से? वही हो सकता है 654 x इज़ ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन z, हो सकता है 653, हो सकता है 652, ठीक है, और हो सकता है 651, इस तरीके से। अब मान लेते हैं कि पहली डाइस पे 6 आया, लेकिन दूसरी डाइस पे जो है हमारे पास 4 आ गया। तीसरी डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, या फिर तीसरे डाइस पे हमारे पास 3 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है। यहाँ से जो है हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? 643, 642 और 641। सभी में हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 2 या 1 हो सकता है, और यहाँ पे हमें 2 पॉसिबल आउटकम मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं और हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। फिर हमारे पास जो है हो सकता है 6 के बाद 2 हो और यहाँ पे सिर्फ 1 ही हो, तो एक आउटकम यहाँ से मिल सकता है। अब फिर नेक्स्ट हम जो करते हैं वो हम 5 को कर लेते हैं। यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 3 या 2 या 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 आउटकम्स आ जाते हैं। 4 के बाद 5 के बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 या 1, यहाँ पे हमें 2 आउटकम मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट करके देखिए। 5 में फिर आगे हमारे पास 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, एक आउटकम यहाँ पे मिलेगा। फिर हम 4 वाले काउंट करें तो 4 में 3 और 2 या 1, 2 आउटकम यहाँ पे मिलेंगे, या फिर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, एक आउटकम यहाँ पे मिलेगा। और लास्ट जो है वो 3, 2 और 1 का एक आउटकम हो जाएगा। अगर इन सभी को ऐड करें 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15 और 5 20 पॉसिबल आउटकम्स जो हैं हमारे पास आ जाते हैं। इस टाइप से, इस तरीके से हम गिन सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीरियर पॉइंट इन ए सर्कल इज़ क्लोजर टू द सेंटर देन टू द सर्कमफ्रेंस। भाई एक सर्कल है हमारे पास, लेट्स से, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो उसमें कोई भी पॉइंट है या कोई भी पॉइंट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो सेंटर, ये लेट्स से हमारा सेंटर है, वो उसके क्लोज होगा, ना कि सर्कमफ्रेंस के क्लोज होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये पॉइंट रखता हूँ, ये वाला पॉइंट रखता हूँ, तो ये किसके ज़्यादा क्लोज है, सेंटर के या सर्कमफ्रेंस सर्कल के? ऑफ कोर्स ये सर्कमफ्रेंस के या सर्कल के ज़्यादा क्लोज है। और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट रखता हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लोज किसके है? वो ऑफ कोर्स सेंटर के ज़्यादा क्लोज है। तो ऐसे हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट रखें तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा सेंटर के ज़्यादा क्लोज हो और सर्कमफ्रेंस के ज़्यादा क्लोज ना हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, देखिए भाई, हम मान लेते हैं हमारा जो सर्कल है वो ये वाला है, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है? सी है। हमारा जो सर्कल है वो ये वाला है, ओके। अब क्या है कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट इसके अंदर होगा, ये इसका रेडियस हम मान लेते हैं, इसका रेडियस जो है हमारे पास r है, और ये एक आधा सर्कल हमने बना दिया, इसका रेडियस कितना ले लिया हमने? r/2। अब कोई भी पॉइंट इस छोटे वाले सर्कल के अंदर होगा तो वो सेंटर के क्लोज होगा, और कोई भी पॉइंट इस बाहर वाले रीजन में होगा तो वो किसके क्लोज होगा? वो सर्कमफ्रेंस के ज़्यादा क्लोज होगा, क्योंकि हमने इस रेडियस को आधे हिस्से में तोड़ के और वहाँ से एक सर्कल बना दिया। तो अंदर वाले सर्कल में होगा तो सेंटर के क्लोज, और बाहर है तो वो किसके क्लोज है? वो सर्कमफ्रेंस के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल आउटकम में जो लेना है वो टोटल सर्कल का एरिया लेना है, और वो कितना आएगा? πr²। हम कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं? इस पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, और इसमें जो एरिया आएगा πr² आएगा, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम में जो हमें एरिया लेना है वो सिर्फ कौन सा लेना है? सिर्फ अंदर वाले रीजन का एरिया लेना है, और उसका जो एरिया होगा वो होगा πr/2 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलेगा 1/4। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है हमारी कि कोई भी पॉइंट
सेंटर के क्लोज होने की। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि एनी पॉइंट नियर टू सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कोई भी पॉइंट एक सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस के ज़्यादा क्लोज होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि अ फेयर कॉइन इज टोस्ड एंड an unbiased dice is rolled together, what is the probability of getting a 2 or 4 or 6 along with head। तो हमने एक कॉइन को टॉस किया है और एक डाइस को टॉस किया है, तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनने वाला है वो बनने वाला है हेड के साथ हो सकता है 1 आई, ठीक है, हेड के साथ हो सकता है 1 आई, हेड के साथ 2 हो सकता है, हेड 3 हो सकता है, हेड 4 हो सकता है, हेड 5 हो सकता है, हेड 6 हो सकता है, या फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6 हो सकते हैं। ये हमारे 12 पॉसिबल आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस के अंदर। अब उसने जो प्रोबेबिलिटी पूछी है हमसे, वो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है कि या तो 2 आ जाए हेड के साथ, या फिर 4 आ जाए हेड के साथ, या फिर 6 आ जाए हेड के साथ। और सीधा सीधा इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें हेड और 2 एक साथ हैं, इसमें 4 और हेड एक साथ हैं, और इसमें 6 और हेड एक साथ हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 3/12 दैट इज़ 1/4 आ जाएगी, और हमारा आंसर जो है थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ईजी था ये क्वेश्चन। तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, और उसको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन यू प्रैक्टिस ऑल दिस कंसेप्ट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के बारे में बार बार पढ़िए जब तक आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं हो जाती, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा, या तो स्टेटमेंट बेसिस पे या कुछ और क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो till then you keep learning and keep studying and keep smiling. Okay, thank you.